कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 7 कैबिनेट और 15 राज्य मंत्री शामिल किए गए। आयकर विभाग में कुर्सी गंवाने वाले शशि थरूर को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया गया। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा ध्यान आंध्र प्रदेश का रखा गया, जहाँ से 6 मंत्री बनाए गए। गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड में एक एक मंत्री को शामिल किया गया। स्वतंत्र विभाग के लिए 2 मंत्री बनाए गए। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ये यूपीए 2 का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो जो फेरबदल हुए, जो नए नाम शामिल हुए, उनके चेहरे इस तरह हैं, उनके नाम इस तरह हैं जिन्हें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्हें कार्यभार मिला, जिन्हें मंत्रालय मिले। पल्लव मानव संसाधन मंत्री, चंदेश कुमारी कटोच संस्कृति मंत्रालय अब इनके जिम्मे है। वहीं हरीश रावत जल संसाधन मंत्री बने हैं। तारिक अनवर कृषि राज्य मंत्री और युवा चेहरा कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राजेश पालक, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जा राज्य मंत्री, ये तमाम वो चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं कैबिनेट में। और तमाम जो संभावनाएं इस फेरबदल के बाद खुद पार्टी महकमा लगा रहा है, एक बड़े परिवर्तन की एक दरकार दे रहा है कि शायद ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन हो, लेकिन समय बहुत कम है। इस परिवर्तन का होगा क्या आखिरकार, ये सवाल बड़ा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सतीश पेडरेकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयपुर से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस सांसद महेश जोशी जी। लेकिन सीधे चलते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जी। सुरेश जी से ही प्रतिक्रिया हम लेते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सतीश जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल कि जिस तरह की संभावनाएं, जिस तरह की उम्मीद अब पार्टी की तरफ से जताई जा रही है, ये कह करके कि ये एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या मौजूदा हालात ऐसा कहते हैं कि ये परिवर्तन वाकई कुछ एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा? देखिए, सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से बहुत आशाएं जगाई गई थी कि ये जो है चुनाव से पहले का आखिरी रिशफल है, इसलिए जो है सरकार जो है इसमें तमाम कोई गुणात्मक परिवर्तन, कुछ क्वालिटेटिव चेंज करेगी और अपनी छवि को जो है बदलने की कोशिश करेगी, एक चमकी हुई छवि जो है जनता के सामने पेश करेगी। पर जब हम देखते हैं कि जब वाकई में फेरबदल हुआ है तो ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह के पास में जो एक सुनहरा मौका आया था, वो मौका वो चूक गए हैं। ऐसा लगता है कि जो है केवल जो कुछ पद खाली थे मंत्रिमंडल में, सिर्फ उन्हें भरने की कवायद की गई है। इस फेरबदल से न तो सरकार की छवि सुधरनी है, न मनमोहन सरकार की जो है अब कार्यशैली सुधरनी है, इससे न तो बेहतर छवि बनने वाली है। और एक चीज लगती है कि इससे कई मामलों में गलत संदेश जा रहा है। मैं एक मुद्दा आपको उठाना चाहता हूं कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार का है और इस फेरबदल से भ्रष्टाचार के बारे में बड़ा गलत संदेश जाता है। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगे हुए थे उसे आपने तरक्की दे दी। दूसरी बात, जो शशि थरूर है उन पर भी जो है आईपीएल के मामले में कंट्रोवर्सी थी, उन्हें भी आप मंत्रिमंडल में ले आए। और तीसरी बात जो है जयपाल रेड्डी को जो हटाया गया है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जयपाल रेड्डी जो है पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर उद्योगपतियों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनकी काफी शिकायतें उद्योगपतियों ने की और उन शिकायतों के चलते जो है उनको हटा दिया गया। तो ये जो तीनों वाकयात हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में एक गलत संदेश दिया। तो ये मुझे एक चीज और मैं
संक्षेप में कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की होड़ चल रही है। और इस मामले में जो है वो पिछले दिनों भाजपा ने जब ये फैसला किया कि वो नितिन गडकरी को नहीं हटाएगी, तो एक तरह से नहला चला था। और आखिरी पर कांग्रेस ने जो है कहा कि न सिर्फ हम अपने मंत्री को हटाएंगे नहीं, बल्कि उसको तरक्की दे देंगे, आप चाहे जितने आरोप लगा दीजिए। तो कांग्रेस उससे एक कदम और आगे चली गई है। मुझे लगता है कि ये सारे फेरबदल का एक गलत संकेत है। चाहे कांग्रेस ये समझती है कि जनता जो है कुछ नादान है, वो सारे आरोपों को तुरंत भूल जाएगी और फिर उसकी झोली में वोट डाल देगी। चलिए, कांग्रेस सांसद महेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे हम सुरेश जी आपसे, ये जो बातें कह रहे हैं सतीश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये एक परिवर्तन गलत संकेत है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार जब बिजली पूरे देश में गुल रही, उसके अगले दिन आप देखते हैं कि सुशील कुमार शिंदे जी जो हैं वो ऊर्जा मंत्री से गृह मंत्री बनाए जाते हैं, और उसके बाद अभी खुर्शीद पर इतने सारे आरोप लगे और वो विदेश मंत्री बन गए। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी इसमें। ये तो मीडिया में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन कभी भी ऐसे कोई क्रांतिकारी व्यक्तित्व कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे भी नहीं। उन्होंने हमेशा बहुत ही पूरा जो है, अगर आप देखेंगे पूरा, तो इसमें प्रदेश और रणनीति 2014 का रणनीति, उसको ध्यान में रखते हुए जहां तक मेरी समझ है, अगर मैं आपको एक दो मिसाल के तौर पर देना चाहूंगा कि कर्नाटक में आप देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जो मुख्यतः वहां बीजेपी के साथ है, और बीजेपी का उनका ये जहां तक अनुमान है वो ये है कि बीएस येदियुरप्पा वहां का जो समुदाय है, लिंगायत समुदाय, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उनको तो वो येदियुरप्पा पार्टी से अलग होकर वो अपनी तरफ ले जाएंगे। बाकी बचा उनका मुख्य लड़ाई जो रहेगा वो तीसरा विपक्षी दल है, जनता दल सेक्युलर। और जनता दल सेक्युलर के पास दो मेन वोट बैंक है, एक वोकलिग और एक मुस्लिम। अब क्या किया है कांग्रेस ने कि एसएम कृष्णा को यहाँ से इस्तीफा करके, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वोकलिग लीडर है, वही एक व्यक्ति है जो देवेगौड़ा और उनके पुत्र को जो है टक्कर दे सकते हैं, उनको वहां भेज दिया। और रहमान खान जो अगेन मुस्लिम बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो जनता दल का है, उसके साथ है, कांग्रेस के साथ भी रही है पहले, तो उसको वापस लेने के लिए उनको जो है केंद्र मंत्री बना दिया और उनको जो है अल्पसंख्यक के मामलों का भी मंत्री बना दिया। और इसी तरीके से आप देखेंगे आंध्र को इतना ज्यादा अपने प्रतिनिधित्व दिया है, वो पूरी तरीके से तेलंगाना, रायलसीमा और बाकी जो पूरे इलाके में जगनमोहन रेड्डी द्वारा जो भी वहां हरकत किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए किया गया। आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि ममता बनर्जी के जाने के बाद और उसके बाद जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी अब वहां यहाँ राष्ट्रपति बन गए हैं, तो बंगाल की स्थिति को संभालने के लिए बंगाल में जितने उनके प्रमुख नेता थे, अब नेताओं पर आप सहमत हो असहमत हो बात अलग है, उनके पास जो नेता थे वो चाहे वो दीपादास मुंशी हो या खान चौधरी हो जो उनके गनी खान साहब के पुत्र हैं, या जो अलीर चौधरी हैं, इन लोगों को उन्होंने प्रमुखता उनको मंत्री बना के एक संदेश दिया है कि बंगाल में दोबारा दल को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पूरे सोचे समझे रणनीति के तहत जो है बड़े नाम नहीं होंगे, नए नाम नहीं होंगे, लेकिन ये पूरा 2014 की एक तैयारी को मद्देनजर जो है इन्होंने ये पूरा सोच समझकर किया। हमारे साथ महेश जोशी जी जुड़ गए हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं कि दरअसल ये है क्या, ये परिवर्तन है क्या। महेश जी, क्या ये राजनीति का गुड़ा भाग है जो ये परिवर्तन है, कहीं ऐसा तो नहीं? महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं चाहता हूँ वो ये कि ये जो सारा फेरबदल हुआ है उससे एक बात लगती है कि इस सरकार के पास में या कांग्रेस के पास में प्रतिभाओं की बेहद कमी। जैसे मैं ऊर्जा मंत्रालय को ही लीजिए, कांग्रेस के पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो ऊर्जा मंत्रालय संभाल सके। हुआ ये क्या किया आपने उसके लिए, उसमें एक जूनियर आदमी को ले आए और जो है वो उसका दर्जा जो है मंत्रालय का घटा दिया। ये स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालेंगे। यानी मुझे कई बार हंसी आती है कांग्रेस के नेतृत्व पर कि पहले उसने ये काम जो है सुशील कुमार शिंदे के पास दे दिया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास में इसलिए महत्वपूर्ण मंत्रालय को, टेक्निकल मंत्रालय को संभालने का कोई विजन नहीं था। अब वो एक ऐसे मंत्री को लेकर आए हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि जिसने कोई ऐसी प्रतिभा दिखाई हो जिसके बदले में उसे इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया हो। एक खतरनाक ट्रेंड की ओर मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सलमान खुर्शीद की जगह रहमान खान को लाया गया है। सलमान खुर्शीद
अल्पसंख्यक एक लिबरल व्यक्ति थे, एक लिबरल मुसलमान थे। पर ये बात ए रहमान खान के बारे में नहीं कही जा सकती। ए रहमान खान लंबे समय से भारत में इस्लामिक बैंकिंग लाने की कोशिश में जो मुहिम चल रही थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और इसका मतलब है कि जो है उनका सारी सोच जो है फंडामेंटलिस्ट है। वो मुसलमानों के कल्याण की बात नहीं सोचते, बल्कि उसमें धार्मिक किस्म की जो धर्मशास्त्र की जो मान्यताएं हैं वो थोपने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक परिवर्तन है। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि खासकर जो मुझे अगर मायूसी हुई है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव विकास मंत्रालय बहुत ही अहम मंत्रालय है। अगर आपने देखा कि एनडीए के कार्यकाल में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज ने संभाला, कांग्रेस के दौरान जो है आपके अर्जुन सिंह ने, जो पार्टी के जो सबसे शीर्ष जो नेतृत्व में रहते थे, उन लोगों को ये मंत्रालय दिया जाता था। बाद में कपिल सिब्बल को, क्योंकि ये मंत्रालय का महत्व पूरे देश के पूरे युवा पीढ़ी से, उनके शिक्षा से, उनके विकास से संबंधित है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि डिफेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाते पल्लम राजू ने ठीक ठाक डिफेंस प्रोडक्शन में काम किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा मायूसी मुझे हुआ कि पल्लम राजू को जो है, जो अभी कनिष्ठ है, जिनका उतना अनुभव नहीं है, ना उनका वो स्टेचर है, उनको इतना अहम मंत्रालय देना क्या सही है या नहीं है, इस पर मुझे बहुत शंका है। क्योंकि इस पर जो है बहुत ही अहमियत मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से विदेश और जैसे आप कहते हैं रक्षा, उतना ही अहमियत रखता है एचआरडी का। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संसाधन जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है, उसका शिक्षा है, उसका जो है विकास है। और मुझे लगता है कि वहाँ जो है शायद एक हल्के व्यक्तित्व को जो है वो दिया गया, लेकिन बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका कोई विजन है या नहीं है। हाँ, मुझे एक बात की जरूर संतुष्टि है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जो एनडीए ने किया कि उनको सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, वैसे चिरंजीवी के साथ इन्होंने नहीं किया। इनको पर्यटन देकर जो है उनके जो लायक जो मंत्रालय है वही उनको दिया। इस बात का जरूर जो है मनीष जी, सतीश जी और सुरेश जी जो बातें कह रहे हैं उससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस परिवर्तन के पीछे का जो विजन है, दरअसल वो विजन क्या है? क्योंकि जो संकेत की भाषा है और जिसे जो हमें लगातार समझाने और जानने की कोशिश सतीश जी और सुरेश जी से ही कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस गलत तरीके से सामने आ रही हैं बातें कि ये गलत संदेश है, इस वक्त ये परिवर्तन कहीं कुछ काम नहीं करने वाला है। लेकिन ये भी अब खबर आई कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है और जो एक यंग पुट डालने की कोशिश की गई है, युवा चेहरों को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई है, तो क्या ये परिवर्तन, ये संकेत वाकई आपकी स्ट्रैटेजी में पॉजिटिव साबित होगा, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बेसिक कंसेप्ट है सरकार पर कांग्रेस में भी इस फेरबदल को लेकर भारी निराशा है, और इस निराशा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जो है दिग्विजय सिंह के बयान में हुई है, जिन्होंने कहा कि जो है मध्य प्रदेश को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए था। पर दिग्विजय सिंह जो है थोड़े मुखर आदमी है, अपनी बात कह देते हैं, लेकिन कई राज्यों के नेता इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बात कह सके। मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि बिहार से कोई भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल में नहीं है, और उसे इजबाती प्रतिनिधित्व तो बिहार में नहीं मिला। जो तारिक अनवर बने हैं वो बिहार के भले ही रहे हों, लेकिन अभी वो महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं। दूसरी बात, बंगाल से जो इस बार 3 लोग लिए गए हैं, मुझे लगता है कैबिनेट में कोई नहीं है बंगाल से, क्योंकि टीएमसी के जाने के बाद में जो जितने बड़े पैमाने पर जगह खाली हुई थी उसको भरने के लिए जिस तरह स्तर के प्रतिभा की जरूरत थी वो कांग्रेस में शायद नहीं है, ऐसा कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है। तो कई जगह के पर वही है कि इसने फिर भी कोशिश कांग्रेस कर सकती थी किसी को बड़ा पद देकर, पर बिहार, इस बंगाल को भी इस मामले में निराशा हाथ लगी है, और ऐसे कई राज्य हैं। तो कांग्रेस में संगठन के स्तर पर भी फेरबदल को लेकर कोई उत्साह नहीं है, एक तरह की निराशा ही है। तो पार्टी के अंदर से भी कहीं ना कहीं बुगाहट के साथ आवाज उठी है, लेकिन सवाल अभी भी वही बड़ा खड़ा हो रहा है कि ये परिवर्तन वाकई कितना अहम है, वो भी तब जबकि तमाम सवाल मुंह बाय खड़े हैं कांग्रेस के इस परिवर्तन को लेकर के, और 2014 का चुनाव बेहद अहम है और बिल्कुल करीब है। ये परिवर्तन कितना खास, सवाल एक बड़ा यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में आए। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन तमाम खबरों को आप वेबसाइट के जरिए भी देख सकते हैं www